This is Aslam Charania. I am a business multiplication coach and I help SMEs achieve exponential growth in their businesses. I am also the founder of M Square, an organization that provides training and consulting services to small and mid-sized businesses. और आत्मनिर्भर भारत ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और इसको लेके पिछले दिनों काफी चर्चा रही और इन दिनों हर एक लोकल कंपनी वो जो स्लोगन है बी वोकल फॉर लोकल या आत्मनिर्भरता को लेके अपनी अपनी अंडरस्टैंडिंग से अपने अपने मार्केटिंग में अलग अलग प्रमोशनल मटेरियल में इसको शेयर कर रहे हैं और डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे वो अपनी अंडरस्टैंडिंग को एक्सप्रेस कर रहे हैं। बट मुझे लगा कि आत्मनिर्भरता को लेके सबकी अपनी सोच हो सकती है, तो मेरी अपनी एक सोच है कि आत्मनिर्भर भारत का क्या मतलब होता है। एंड आज इस FB लाइव के जरिए आई वुड लाइक टू शेयर माय थॉट्स ऑन व्हाट एक्चुअली इज आत्मनिर्भर भारत एज पर माय अंडरस्टैंडिंग। और इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट आई वांटेड टू शेयर इज एक बिजनेसमैन के तौर पे, एक एंटरप्रेन्योर के तौर पे मेरा क्या रोल है, व्हाट कैन आई डू। आत्मनिर्भर भारत को आत्मनिर्भर बनाने में हम सब भारतीयों का अपना रोल है। कंज्यूमर्स को लोकल प्रोडक्ट सिलेक्ट करनी है तो फिर एंटरप्रेन्योर को भी उनको एक्सीलेंट क्वालिटी डिलीवर करनी है। रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों की बराबर है और हम सब नागरिकों की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम सरकार को इतनी कैपेबल बनाएं कि वो ना फॉरेन की किसी भी चीज पे सरकार हमारी डिपेंडेंट ना हो। सरकार भी आत्मनिर्भर होनी चाहिए वरना देश कभी आत्मनिर्भर नहीं हो सकता। सो बड़ा ही ब्रॉड कॉन्सेप्ट है। मुझे लगा कि पिछले दिनों काफी लोगों ने इसको सिर्फ फॉरेन प्रोडक्ट को बॉयकॉट करो और स्वदेशी अपनाओ का नारा बना लिया। इनफैक्ट अभी 2 दिन पहले आई थिंक प्रधानमंत्री जी ने एक न्यूज चैनल एक कॉन्फ्रेंस को एड्रेस किया और न्यूज चैनल में उसके कवरेज में मैं ये वीडियो देख रहा था और जहां पे प्रधानमंत्री जी ने भी ये कंसर्न रेज किया कि कुछ लोगों ने इसको सिर्फ सरकारी मार्केटिंग का एक स्टेटमेंट समझ लिया और सरकार के कमिटमेंट को ये नहीं देख पा रहे हैं। एंड एट द सेम टाइम इसका जो मीनिंग, जो अर्थघटन किया गया है, इसका जो इंटरप्रिटेशन किया गया है वो भी बहुत ही शैलो किया गया है। सो दिस इज द कंसर्न और मेरे दिमाग में भी ये चल रहा था, तो आई सेड क्यों ना फिर मैं खुद ही थ्रू अ डिजिटल प्लेटफॉर्म आपके साथ अपने थॉट शेयर करूं। सो थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग विथ मी इस समय इस लाइव वीडियो में और allowing me this opportunity to share my thoughts about Atmanirbhar Bharat with you. So just give me a minute so that I can connect the PowerPoint presentation and share my thoughts with you. Yeah, great. So I hope कि आप just give me a minute. Yeah. So I hope कि आप मुझे और इस PowerPoint PPT दोनों को आप बराबर देख पा रहे हो। So let's discuss about what is Atmanirbhar Bharat and what is my role into it. So सबसे पहले let's discuss about what is what is the definition of Atmanirbhar Bharat. सबने अपनी अपनी अंडरस्टैंडिंग शेयर की, लेकिन वन ऑफ द इंपॉर्टेंट थिंग दैट आई वांटेड टू डिस्कस वाज आत्मनिर्भर का मतलब होता है सेल्फ रिलायंट। सेल्फ रिलायंट यानी यू आर रिलायंट ओनली ऑन योर पावर्स एंड रिसोर्सेस। आप अपनी ताकत, अपनी क्षमता, अपने संसाधनों पे ही अपने दम पे सब कुछ कर रहे हो और आपको किसी और के पावर की, किसी और के ताकत की, किसी के और की क्षमता की कोई जरूरत नहीं है। यू कैन मैनेज योर सेल्फ वेल। आत्मनिर्भरता का यह मतलब होता है। इसका एक और डेफिनेशन या आप मीनिंग ढूंढोगे ऑनलाइन तो आपको एक और डेफिनेशन ये मिलेगा कि नॉट नीडिंग हेल्प और सपोर्ट फ्रॉम अदर पीपल। दूसरों से किसी भी प्रकार की मदद या सपोर्ट के बिना आप अपने आप को चला रहे हो, अपने बिजनेस को चला रहे हो, अपनी फैमिली को चला रहे हो, अपने देश को चला रहे हो।
सो आत्मनिर्भरता का मतलब होता है किसी और पर डिपेंडेंट ना होना। लेकिन आज भारत देश कई चीजों के लिए और देशों पे डिपेंडेंट है। जैसे कि अगर हमें पावर जनरेशन करना है तो कोल के लिए हम डिपेंडेंट है। अगर हमें अच्छी क्वालिटी की प्रोडक्ट बनानी है तो हम टेक्नोलॉजी के लिए डिपेंडेंट है। अगर हम फॉरेन से टेक्नोलॉजी इंपोर्ट ना करें तो लोकल में बेस्ट क्वालिटी का प्रोडक्ट बनाना भी हमारे लिए नामुमकिन है। सो आज कई सारी चीजों के लिए भारत और देशों पे डिपेंडेंट है। सो आत्मनिर्भरता का मतलब यह होता है कि हमारे जरूरत की सारी प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज हम अपने देश में ही बनाएं। हम किसी भी प्रोडक्ट के लिए, सर्विस के लिए या टेक्नोलॉजी के लिए किसी और पे डिपेंडेंट ना हो। आत्मनिर्भरता का मतलब सिर्फ स्वदेशी नहीं होता। हम कस्टमर को तो अपील कर देंगे कि आप स्वदेशी प्रोडक्ट खरीदो, पर क्या हम इंटरनेशनल क्वालिटी की प्रोडक्ट डिलीवर कर पाएंगे विदाउट फॉरेन टेक्नोलॉजीज? सो आत्मनिर्भरता का एक बहुत ही ब्रॉड मीनिंग होता है, एंड एज अ बिजनेसमैन, एज टेक्नीशियंस, एज टेक्नोक्रेट्स, एज एक्सपर्ट्स, एज इंजीनियर्स, देशवासियों की यह जिम्मेदारी बनती है कि हम एक्सीलेंट क्वालिटी की प्रोडक्ट्स बनाएं, हम टेक्नोलॉजी को लोकली डेवलप करें, हम R&D पे फोकस करें और इंडिया को सच में इतना कैपेबल बनाएं कि जिससे हमें किसी भी चीज के लिए किसी भी देश पे डिपेंडेंट ना रहना पड़े और हमें इंपोर्ट ना करना पड़े। मैं आगे प्रधानमंत्री जी का एक दो स्टेटमेंट और आपके साथ शेयर करूंगा और उस पर हम बात भी करेंगे। नाउ आत्मनिर्भरता का मतलब होता है, और ये मैंने प्रधानमंत्री जी की उसी स्पीच से ये लाइन ली है, यूज ऑफ लोकल रॉ मटेरियल्स, लोकल स्पेयर पार्ट्स, लोकल रॉ मटेरियल का यूज करना, लोकल टेक्नोलॉजी का यूज करना, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट लोकल लेबर का यूज करना। एंड कई कंपनीज क्या कर रही है आज की तारीख में, ये पार्ट्स फॉरेन से इंपोर्ट कर रहे हैं, सिर्फ बॉडी इंडिया में बना रहे हैं और फिर उसको असेंबल करके ये कहते हैं कि ये हमारी प्रोडक्ट 100% स्वदेशी है। बट एक्चुअली अगर फॉरेन से पार्ट आना बंद हो जाए तो इनकी प्रोडक्ट पैरालाइज हो जाएगी, उसका क्वालिटी और परफॉर्मेंस रुक जाएगा। क्या ये सच में इंडियन प्रोडक्ट हुई? और क्या इससे आत्मनिर्भरता मिलेगी हमें? आज हम अच्छी क्वालिटी के पार्ट्स के लिए फॉरेन पे डिपेंडेंट है। टेक्नोलॉजी के मामले में हमें अगर मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी चाहिए, अच्छे स्पेयर पार्ट्स चाहिए, एक्सीलेंट क्वालिटी की प्रोडक्ट डिजाइन चाहिए। मैं एक लोकल कंपनी को जानता हूं कि जिन्होंने हाल ही में एक बहुत ही एक्सीलेंट प्रोडक्ट बनाई है, पर जब ये डिस्कशन हो रहा था कि हमें इसके लिए आउटर बॉडी चाहिए, सो उसके मोल्ड बनाने के लिए अगर हमने इंडियन मैन्युफैक्चरर को दिया तो वो मोल्ड बनाने में और उसको डिलीवर करने में 60 to 90 डेज लगाएगा और हमें प्रोडक्ट लॉन्च करनी है 30 to 45 डेज में। एंड उसकी जो लोकल कॉस्ट आई वो इतनी आई कि वही पर्सन जो खुद भी आत्मनिर्भर भारत का स्टॉन्च प्रमोटर है, वो खुद ये डिसीजन ले रहा है कि वो जो बॉडी का मोल्ड है या बॉडी हम चाइना से सोर्स करेंगे। नाउ क्यों? क्योंकि हमारा इंडियन मैन्युफैक्चरर के पास वो स्पीड नहीं है और वो क्वालिटी नहीं है और प्राइस भी हाई है। नाउ जस्ट इमेजिन, ये आज की हमारी स्थिति है। मैं क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूं, बट हमारी आज की स्थिति ये है, ये वास्तविकता है। सो भारत की आत्मनिर्भरता के लिए हमें कितना कुछ करना पड़ेगा, और इसमें एंटरप्रेन्योर्स और हमारे जो इनोवेटर्स हैं उसका बहुत बड़ा योगदान होगा। अगर हमारे एंटरप्रेन्योर्स ने सही R&D में इन्वेस्ट नहीं किया और हमारे इनोवेटर्स एंड इंजीनियर्स ने इन टेक्नोलॉजीज को लोकली नहीं बनाया, तो हम जिस आत्मनिर्भरता की बात कर रहे हैं या प्रधानमंत्री जी का जो विजन है, हम उसके करीब नहीं पहुंच पाएंगे। सिर्फ स्वदेशी का नारा लगाना ये आत्मनिर्भरता नहीं है। सिर्फ अपने मार्केटिंग एड में लिख देना व प्रमोशन इमेज में बी वोकल फॉर लोकल, ये आत्मनिर्भरता नहीं है। ये तो आप मार्केटिंग के लिए इस स्लोगन का इस्तेमाल कर रहे हो, बट एक्चुअली बीइंग एन एंटरप्रेन्योर, बीइंग एन इंजीनियर, बीइंग एन इनोवेटर, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम प्रधानमंत्री जी के विजन को समझे, इस देश की रिक्वायरमेंट को समझे एंड अकॉर्डिंगली कॉन्क्रीट स्टेप्स उठाए, अपना अपना व्यक्तिगत
पर्सनल योगदान, कंट्रीब्यूशन दे, ताकि हम सच में एक दिन इस भारत को एक आत्मनिर्भर देश बना सके। और ये कोई रातों रात होने वाली, ओवरनाइट होने वाली चीज नहीं है। एंड किसी ने बहुत सही कहा है कि ओवरनाइट रिजल्ट्स आर नॉट पॉसिबल बट ओवरनाइट बिगिनिंग्स आर। हम रातों रात रिजल्ट प्रोड्यूस नहीं कर सकते, लेकिन रातों रात शुरुआत तो कर सकते हैं। नाउ प्रधानमंत्री जी के ही उसी स्पीच में कुछ स्टेटमेंट्स थे, जैसे कि आत्मनिर्भर भारत का मतलब होता है कि हमें इंपोर्ट ना करना पड़े। अगर आप इंपोर्ट नहीं करोगे तो भारत देश का बहुत सारा फॉरेक्स रिजर्व पैसा बचेगा, और वही पैसा हम हमारे गांवों के विकास में, हमारे लोकल इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट में एंड पॉवर्टी रिडक्शन में इन्वेस्ट कर सकते हैं। नाउ कितना इंपॉर्टेंट है ये, हमारे देश का पैसा बाहर ना जाए, इसके लिए टेक्नोलॉजी भी हम यहां बनाए। और मैं ऐसे कई एंटरप्रेन्योर को जानता हूं जिन्होंने एक्सीलेंट वर्क किया है इस दिशा में, और मैं उसके कुछ एग्जांपल भी आपके साथ जरूर शेयर करूंगा इस टॉक के दौरान। सो इंपोर्ट ना करना पड़े। सो आप अगर एक एंटरप्रेन्योर हो, कोई भी इंपोर्टेड पार्ट, प्रोडक्ट, मशीनरी, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हो, तो फिर हमारा दिमाग उस दिशा में चलना चाहिए कि क्या हम इस टेक्नोलॉजी को, इस मशीन को इंडिया में नहीं बना सकते, नंबर 1। दूसरा, बीइंग अ बायर, मैं फॉरेन की कंपनी की टेक्नोलॉजी के सामने इंडियन वेंडर को सपोर्ट नहीं कर सकता? क्या मैं इंडियन बायर से खरीद नहीं सकता? अगर इंडियन बायर में वो क्वालिटी नहीं है तो क्या मैं उसके साथ अपना नॉलेज शेयर करके उसको और बेहतर नहीं बना सकता? यहां पे पार्टनरशिप चाहिए, एक दूसरे का सपोर्ट चाहिए, तब कहीं जाकर हम जो आत्मनिर्भरता की बात कर रहे हैं वो पॉसिबल हो सकता है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी अंडरस्टैंड द डेप्थ ऑफ द कॉन्सेप्ट। नाउ आज हम जिन प्रोडक्ट्स या टेक्नोलॉजी का इंपोर्ट कर रहे हैं, कल उसी के हम सबसे बड़े एक्सपोर्टर होंगे। यह है प्रधानमंत्री जी का विजन, और यह स्टेटमेंट मैंने एज इट इज उनकी स्पीच से लिया है। कितना इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है ये। इट्स अ मिशन, इट्स अ विजन रादर। सो जिन प्रोडक्ट्स, सर्विसेज एंड टेक्नोलॉजी को आज हम इंपोर्ट कर रहे हैं, कल हम उसके सबसे बड़े एक्सपोर्टर बने। आई गिव यू एन एग्जांपल। क्योंकि मैं एंटरप्रेन्योर्स के इंटरव्यूज लेता हूं और बिजनेस स्टोरीज नाम की किताब की सीरीज 3 बुक्स उसमें छप चुकी है, और इन बुक्स में हमने एंटरप्रेन्योर्स की रियल लाइफ स्टोरीज को कवर किया कि उन्होंने कैसे जीरो से अपने बिजनेस को एक मीनिंगफुल सक्सेस तक पहुंचाया। सूरत की जो फर्स्ट बुक थी हमारी, जिसमें सूरत की 16 स्टोरीज थी, उसमें सहजानंद टेक्नोलॉजीज का एक एग्जांपल मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा कि हार्ट स्टेंट एक जमाने में 6 लाख रुपए का आता था, और 100% हम इंपोर्ट किया करते थे उसको। सहजानंद मेडिकल टेक्नोलॉजीज ने वही हार्ट का स्टेंट 1 लाख में इंट्रोड्यूस किया, और उसके बाद उनसे जो सीखा लोगों ने, उनकी ही टीम से कुछ लोग निकले, उन्होंने अलग से बिजनेस किया। ऐसे करते करते हमारे यहां मैन्युफैक्चरर्स बढ़े, और आज ये हालत है कि हार्ट स्टेंट 25,000 रुपए से स्टार्ट होता है, और 50 से ज्यादा देशों में हम एक्सपोर्ट करते हैं। अमेजिंग। यह है आत्मनिर्भरता। हमें इस आत्मनिर्भरता की जरूरत है। सो किसी भी कॉन्सेप्ट को जब तक हम समझते नहीं है, उसके लिए हमारा पैशन और कमिटमेंट कभी डेवलप नहीं होता, और पैशन एंड कमिटमेंट डेवलप नहीं होता तो हम उसके लिए जितना गहराई से हमें सोचना चाहिए, जितने डेडिकेशन से हमें इसके लिए काम करना चाहिए, वो हम नहीं कर पाएंगे। एंड इसीलिए शायद मुझे लगा कि इट्स बेटर कि सबके अपनी सोच है, मैं भी अपनी सोच आपके सामने रखूं। जरूरी नहीं कि आप मेरी सोच को फॉलो करो, जरूरी यह है कि आप अपनी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करो, सबकी सुनो, अपने मन से पूछो आपके लिए क्या सही है, एंड फिर अपनी सोच से कोई एक्शन लो। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ ये आत्मनिर्भर भारत का कॉन्सेप्ट क्या ऐसे ही मार्केटिंग गिमिक आ गया सरकार के ध्यान में, और सरकार ने ऐसे ही सोच लिया कि चलो कुछ मार्केटिंग करते हैं और अपनी ब्रांड इमेज को इंप्रूव करते हैं, या इसके पीछे कोई कॉन्क्रीट सोच है? सो
कोरोना वायरस का ये जो पेंडेमिक आया और उसके बाद जो लॉकडाउन हुआ और उस दौरान इंडियन मार्केट में और इंडियन एंटरप्रेन्योर्स ने जो किया, इससे सरकार को एक इंडिकेशन मिला कि भारत सच में आत्मनिर्भर बनने के लिए काबिल है, उसमें इतना पोटेंशियल है। सो ये जो आया है वो है सबसे पहले तो इंडियन मार्केट का जो पोटेंशियल है। अगली साइड में आपके साथ शेयर करूंगा कि इंडियन मार्केट का क्या पोटेंशियल है और वो एक ग्लिम्स होगी। अगर आपको इसके बारे में ज्यादा जानना है तो मैंने इससे पहले कई FB लाइव वीडियोस में पोटेंशियल ऑफ इंडियन इकोनॉमी के बारे में बात की है। आप पास्ट FB लाइव के वीडियोस को एक्सेस करके उसमें से ये इंफॉर्मेशन डिराइव कर सकते हो। इसके अलावा YouTube पे एक वीडियो है सेमिनार का, भारत सोने की चिड़िया। आई वुड रिक्वेस्ट यू टू गो एंड वॉच दैट वीडियो ताकि आपको पता चले कि इंडियन मार्केट की क्या पोटेंशियल है, क्यों आज पूरी दुनिया की नजर भारत के मार्केट पे है। सो इंडियन मार्केट का पोटेंशियल हम उस पर बात करेंगे। बट नंबर 2 इज इंडियन एंटरप्रेन्योर्स ने जो किया लॉकडाउन में, जहां हम एक PPE किट नहीं बना रहे थे, वहां हम रोज के 2 लाख PPE किट बनाने लगे, वेंटिलेटर्स लॉन्च होने लगे, मेडिकल डिवाइसेस, हेल्थ केयर की प्रोडक्ट्स लॉन्च होने लगी और हमें बिल्कुल ही टाइम नहीं लगा। मल्टीनेशनल्स की प्रोडक्ट से स्टडी करके अपनी लोकल वर्जन बनाने में हमें बिल्कुल टाइम नहीं लगा। हम इतना क्विकली स्विच कर सकते हैं, ये हमारा पोटेंशियल है। बट जब तक कोई ऐसी एडवर्सिटी नहीं आती, हम इन अपॉर्चुनिटीज को नहीं देखते एंड नॉर्मल में हम बहुत ही कैजुअली एक टाइप का सेटल एक सिंपल सा बिजनेस चलाते रहते एवरेज माइंडसेट से। कहा जाता है ना कि हर एडवर्सिटी में एक हिडन अपॉर्चुनिटी होती है। तो मुझे लगता है कि इस पेंडेमिक ने और लॉकडाउन ने हमारे अंदर की ये जो पोटेंशियलिटी है उसका हमें एहसास करवाया है। हमारी देश की सरकार को भी हमारे बिजनेसमैन की पोटेंशियलिटी का एहसास हुआ, हमारे लोकल साइंटिस्ट एंड इनोवेटर्स की कैपेबिलिटी का एहसास हुआ और सरकार को ये जो कॉन्क्रीट लगा कि जब हमारे पास इतना बड़ा मार्केट है, हमारे पास ऐसे इनोवेटर्स है, हमारे पास ऐसे एंटरप्रेन्योर्स है, तो फिर क्यों ना हम अपने आप को आत्मनिर्भर बनाए। ताकत तो हम में है, शायद विजन नहीं होता। सो शायद प्रधानमंत्री जी ने इस विजन को हमारे साथ शेयर करके हमारी इमेजिनेशन को फायर किया है। शायद ये हम में भी वो जोश जगाना चाहते हैं ताकि हम भी उन्हीं की तरह सोचें और इस देश के लिए जो सही है वो हम करें, जो हमारी कैपेसिटी है। नाउ क्विकली आई वांट टू शेयर कि इंडियन मार्केट का पोटेंशियल क्या है। जो लोग मुझे कई सालों से लगातार सुन रहे हैं वो शायद ये सुन सुनकर अब थक चुके हैं। सो मैं ज्यादा डिटेल में बात नहीं करूंगा, जस्ट क्विकली ब्राउज थ्रू द पोटेंशियल। इंडिया इज द यंगेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड और 2050 तक ये दुनिया का सबसे यंग देश रहने वाला है। डिटेल्स में मैं बात नहीं करूंगा। यंगस्टर्स जहां होते हैं वहां सबसे ज्यादा पर कैपिटा कंजम्पशन होता है हर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज का। सो ये हमारा पोटेंशियल है। इसके अलावा हम भारत में हर साल 2,60,00,000 नए बच्चे पैदा करते हैं। सो हमारा किड्स का मार्केट बहुत बड़ा है और यही बच्चे इंडिया को और यंग बनाएंगे और डायनामिक बनाएंगे। ये नई जनरेशन के बच्चे हैं। वी हैव सी बाय 2030 दुनिया का सबसे बड़ा कंज्यूमर बेस हमारे पास होगा क्योंकि दुनिया में सबसे ज्यादा जनसंख्या हमारे पास होगी। एस्टिमेट कि हम 160 करोड़ का पॉपुलेशन होगा हमारा ना। 160 करोड़ ग्राहक है हमारे पास। आज हमारे पास 138 करोड़ ग्राहक है और इन्हीं ग्राहकों के साथ बिजनेस करने के लिए मल्टीनेशनल्स इंडिया में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। अगर वो इंडिया में आके इंडियन कस्टमर को उनके टेस्ट की प्रोडक्ट बना के उनका पैसा लेके जा सकते हैं तो हम क्यों नहीं। शायद यही हमारा पेन एरिया है। हमारे यहां सबसे ज्यादा पॉपुलेशन मिडिल क्लास है एंड मिडिल क्लास की पर कैपिटा इनकम भी बढ़ती जा रही है। एंड हम 2007 में 12th लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड थे। इस समय हम 6th लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड है, शायद 5th। और एस्टिमेट है कि 2030 तक वी विल बी द 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड। यानी हमारे आगे सिर्फ चाइना एंड यूएसए होगा। इस स्पीड से हमारा देश आगे बढ़ रहा है। हमारे इंडियन एंटरप्रेन्योर्स एक दुकान खोल के बैठते, एक वर्कशॉप खोल के बैठते और फिर वो इन सब डेटा के बारे में, इंडियन पोटेंशियल के बारे में बिल्कुल स्टडी नहीं करते। लोकल एरिया के, लोकल मार्केट में छोटा सा बिजनेस लेके लिमिटेड कस्टमर के साथ डील कर करके ये अपने बरसों गवा देते हैं।
लेकिन मल्टीनेशनल्स है वो इंडियन इकोनॉमी को, उसके पोटेंशियल को स्टडी करते हैं, उस पर रिसर्च करते हैं, फिर इंडियन कस्टमर के टेस्ट एंड प्रेफरेंस उसको समझ के ऐसी प्रोडक्ट देते हैं कि हमें लोकल लगती है, बट वो मल्टीनेशनल्स की प्रोडक्ट है। नाउ इसी को देख लो कि नवरात्रि में देवी माँ की या दुर्गा माँ की मूर्ति चाइना से इंपोर्ट होती है, गणपति में गणेश जी की मूर्तियां चाइना से इंपोर्ट हो रही है, पतंग की सीजन में पतंग चाइना। अभी उन्होंने हमारे कल्चर को, हमारी रिक्वायरमेंट को कितना स्टडी किया होगा। दिस इज अमेजिंग। पर अगर वो कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं? सो कुछ तो मिसिंग है एज एन एंटरप्रेन्योर हमारे एंटरप्रेन्योर्स में, जहां हमें शायद हमें जागने की जरूरत है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, इंडिया में 6 करोड़ 32 लाख एंटरप्राइजेस है। एक चाय वाला भी एंटरप्राइज है और रिलायंस भी एंटरप्राइज है। 6 करोड़ 32 लाख एंटरप्रेन्योर्स। कई देशों की तो इतनी पॉपुलेशन भी नहीं होती। दुनिया में सबसे ज्यादा बिजनेसमैनों की संख्या भारत में है, बट ज्यादातर एवरेज है। यह हमारा पेन एरिया है। नाउ अब तक तो जो बिजनेस थे वो थे, सो नए स्टार्टअप्स भी जो लॉन्च हो रहे हैं उसमें भी इंडिया इज द सेकेंड लार्जेस्ट स्टार्टअप हब ऑफ द वर्ल्ड। यानी दुनिया में सबसे ज्यादा स्टार्टअप लॉन्च करने में यूनाइटेड स्टेट्स नंबर 1 है और इंडिया नंबर 2 है, और बहुत से लोगों को यह पता नहीं है। सो ये हमारा पोटेंशियल है और शायद सरकार इसी को एनकेज करना चाहती है। पर यह कोई फर्स्ट टाइम नहीं कि सरकार ने कोई बीड़ा लिया है अपने सर पे या कोई अनाउंसमेंट किया है। एक टाइम था जब इंडिया अनाज के लिए भी दूसरों पर डिपेंडेंट था। बाहर के देशों से अनाज आता था जो राशनिंग से दिया जाता था, फ्री में एनजीओज, वर्ल्ड की बड़ी बड़ी एनजीओज हमें अनाज सप्लाई करती थी और हम यहां अपने गरीबों को खिलाते थे, क्योंकि भारत एक बहुत ही गरीब देश था। बट एट द सेम टाइम हमारा एग्रीकल्चर पोटेंशियल था, लेकिन उसका हमें एहसास नहीं था। जैसे आज हमारे एंटरप्रेन्योर्स में पोटेंशियल है पर हमें उसका एहसास नहीं है, तो तब भी हमारे पास हिडन पोटेंशियल था। और तब हमारे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने ग्रीन रेवोल्यूशन और व्हाइट रेवोल्यूशन पे काम किया था, जिससे भारत अनाज पैदा करने में, कृषि उत्पादनों में अपनी नीड को खुद सेटिस्फाई कर सके, ताकि ना हमें कोई भी ऐसी एग्रो प्रोडक्ट बाहर से इंपोर्ट ना करनी पड़े। उसके बाद देश की जनसंख्या इतनी बड़ी, लेकिन आज भी ऑलमोस्ट 80-85% रिक्वायरमेंट हमारी लोकल प्रोडक्शन से फुलफिल होती है। तब हमारी जनसंख्या 60-65 करोड़ की थी, आज हम उससे डबल है, फिर भी 80-85% रिक्वायरमेंट हमारी लोकल फार्मर्स फुलफिल कर पाते हैं। बिकॉज ऑफ दैट रेवोल्यूशन हमारे फार्मर्स को उनकी पोटेंशियलिटी का एहसास करवाया गया, और उसके बाद हमारे देश की सरकारों ने लगातार फार्मर्स के लिए बहुत काम किया। ऑफ कोर्स फार्मर्स को भी बहुत कंप्लेंट है, सरकार है, भगवान नहीं है, कुछ अच्छा कर पाती है, कुछ नहीं कर पाती, और हर एक किसान तक नहीं पहुंच पाती। बट ओवरऑल अगर आप नेट रिजल्ट देखोगे तो ग्रीन रेवोल्यूशन वाज अ वेरी वेरी सक्सेसफुल रेवोल्यूशन, जिसने भारत को अनाज एंड कृषि उत्पादनों के प्रोडक्शन में आत्मनिर्भर बनाया। उसके बाद आया व्हाइट रेवोल्यूशन, या करीब करीब ये साथ की एक ही समय के रेवोल्यूशन है। दूध, हमारे यहां इतना प्रोडक्शन नहीं था, दूध का पाउडर हम इंपोर्ट किया करते थे, और वो पाउडर हम राशनिंग से दिया करते थे। हमारे पास प्योर मिल्क नहीं था, हम वो उसकी स्प्रे ड्राइड प्रोसेस से पाउडर जो बनता था, उस माल्टाडेक्स्ट्रिन के साथ जो पाउडर आता था, हम उसको कंज्यूम करते थे। लेकिन आज इंडिया इज वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मिल्क, थैंक्स टू वर्गीस कुरियन एंड थैंक्स टू द विजन ऑफ प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री। नाउ आज भी सरकार तब भी सरकार ने अनाउंस कर दिया तो क्या अचानक सब पोटेंशियल आ गया? नहीं, पोटेंशियल था, लेकिन हमें काम करने के नए तरीके सीखने थे। हमें वो विजन की जरूरत थी। ताकत तो हमें थी, लेकिन हम उसको एक्चुअलाइज नहीं कर पा रहे थे। और आज की सरकार हमारे बिजनेसमैनों में ये ताकत देख रही है। तो सरकार को हम में वो नजर आता है, क्या हमको खुद में नजर आता है? एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जब तक हमें खुद को ये नजर नहीं आएगा हम कुछ नहीं कर पाएंगे। फिर से प्रधानमंत्री जी की स्पीच पर जाते हैं, और जहां पे उन्होंने 5 एरिया शेयर किए थे कि अगर हम इन 5 चीजों पे काम करें तो हम इस देश को आत्मनिर्भर बना सकते हैं। पहले उन्होंने कहा था कि इकोनॉमी, और इकोनॉमी में हमें इंक्रीमेंटल ग्रोथ नहीं चाहिए, हमें
क्वांटम ग्रोथ चाहिए या क्वांटम जंप चाहिए. सो बिकॉज आई एम एन एक्सपोनेंशियल बिजनेस मल्टीप्लीकेशन कोच, तो मल्टीप्लीकेशन का कॉन्सेप्ट आई ऑलवेज शेयर. इंक्रीमेंटल ग्रोथ यानी 10% या 15% या 12% या 8% का आप ग्रोथ करते हो तो उसको इंक्रीमेंटल कहा जाता है. 1% ग्रोथ हुआ, 2% ग्रोथ हुआ परसेंटेज में. लेकिन एक्सपोनेंशियल ग्रोथ या ये जो क्वांटम जंप है, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होता है 1 का 2 करना, 2 का 4 करना, 4 का 8 करना. इसके लिए चाहिए स्पीड ऑफ इनोवेशन, स्पीड ऑफ R&D, स्पीड ऑफ एक्शन. और सरकार विजन दे रही है, लेकिन एक्शन तो बिजनेसमैन को लेना है. लोकल टेक्नोलॉजी जल्द से जल्द बनाएगा कौन? सो इकोनॉमी को अगर बड़ी क्वांटम जंप पे ले जाना है और इंडियन मार्केट का पूरा फायदा इंडियन बिजनेसमैन को हो, ऐसी अगर हमारी इच्छा है तो फिर हमें अपनी स्पीड बढ़ानी पड़ेगी. सेकेंड, उन्होंने कहा था इंफ्रास्ट्रक्चर दैट रिप्रेजेंट्स मॉडर्न इंडिया, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर. नाउ मानते हैं कि बुलेट ट्रेन बनाना, मेट्रोस बनाना, अच्छे रोड्स बनाना, पोर्ट्स बनाना, ये इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सरकार का काम है. लेकिन सरकार आजकल पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप इनिशिएटिव से बहुत कुछ कर रही है. सो हम में से जो भी केपेबल है, हमें इसमें सरकार के साथ मिलके इंडिया का ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे और बेटर बने, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का बने, इस पे हमें काम करना चाहिए. बट एट द सेम टाइम जो पब्लिक प्रॉपर्टीज है, कॉमन एरियाज है, उसमें सरकार डेवलप करती है. लेकिन हमारी फैक्ट्रीज भी कई बार आपको एक्सपोर्ट करना है तो सोशल ऑडिटर्स आते हैं. वर्कर के लिए वॉशरूम नहीं होता, बैठ के अच्छे खाने की ढंग की जगह नहीं होती, वर्कर्स की हेल्थ सेफ्टी का प्रॉपर प्रोविजन नहीं होता, फायर सेफ्टी का प्रोविजन नहीं होता. तो ये जो हमारे बस में है, हमारी फैक्ट्रीज, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव करना, वर्कर की वर्किंग कंडीशन को इंप्रूव करना, ताकि वर्कर ढंग से काम कर सके और बेहतरीन क्वालिटी की प्रोडक्ट डिलीवर कर सके, ये इंफ्रास्ट्रक्चर देना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. सो आत्मनिर्भरता के लिए हम सबको कुछ ना कुछ योगदान देना है. थर्ड, प्रधानमंत्री जी ने कहा था सिस्टम्स. सो देश को चलाने की पूरी सिस्टम इन्होंने डिजिटलाइज कर दी है और ज्यादातर जगह पे अब डिजिटल ट्रांजैक्शंस हो रहे. सारा गवर्नमेंट का रिकॉर्ड, हमारी रजिस्ट्रेशन, हमारे टैक्स पेइंग, हमारे रिटर्न फाइलिंग, सब कुछ डिजिटलाइज हो रहा है. और इसके लिए प्रधानमंत्री जी ने एक स्टेटमेंट यूज किया था, 21वीं सदी का सिस्टम चाहिए. ना 21वीं सदी का सिस्टम गवर्नमेंट बनाना चाहती है, और हमारे एंटरप्रेन्योर अगर 21वीं सदी की सिस्टम को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, या हम एज अ बिजनेसमैन 21वीं सदी की टेक्नोलॉजी का यूज करके अपनी कंपनी में 21वीं सदी का एडवांसमेंट नहीं लाएंगे, तो सरकार जिस स्पीड पे इस देश को बदलना चाहती है, हम मैच नहीं कर पाएंगे. तो सरकार का विजन हारेगा, देश हारेगा, और देश कमजोर होगा तो हम भी कमजोर होंगे. हम भी वो अचीव नहीं कर पाएंगे जो हमको करना चाहिए. डेमोग्राफी, वाइब्रेंट डेमोग्राफी ऑफ द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी. दुनिया की सबसे सफल और सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है इंडिया. पॉपुलेशन हमसे ज्यादा दूसरों के पास है, लेकिन वहां डेमोक्रेसी नहीं है. प्रजातंत्र है, इतने 135 138 करोड़ लोग, सबकी सोच अलग, सबके स्टेट अलग, लैंग्वेज अलग, इतनी डाइवर्सिटी, और फिर भी डेमोक्रेसी के साथ इतने बड़े देश को इतनी डाइवर्सिटी के साथ चलाना इज अ टफेस्ट जॉब. And India and Indian governments and Indian constitution, thanks to Dr. Baba Saheb Ambedkar and the team that articulated that constitution, and thanks to all the governments जिन्होंने इस constitution का सम्मान करते हुए इस देश को चलाया है, कि we are the most successful and the largest democracy of the world. और जैसे मैंने कहा कि हमारे यहाँ 2.5 करोड़ 2 करोड़ 60 लाख बच्चे पैदा होते हैं, we are the youngest country of the world. हमारे यहाँ अर्बनाइजेशन बढ़ता जा रहा है. तो ये डेमोग्राफी है. इस मार्केट में बहुत पोटेंशियल है, और इसी डेमोग्राफी का, इसके पोटेंशियल का, इसके परचेस पावर का, इसकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करके पैसे कमाने का जो स्कोप है यहां पर, उसको हमें एनकैश करना आना चाहिए. बिजनेस करने का मतलब सिर्फ शॉप खोल के बैठ जाना, छोटा सा वर्कशॉप खोल के बैठ जाना, छोटी सी फैक्ट्री बना के उसमें बैठ जाना नहीं होता. बिजनेस बहुत ही डायनामिक
इंटरेस्टिंग, चैलेंजिंग, एक्साइटिंग टास्क है और बहुत मजा आता है जो बिजनेस को बिजनेस की तरह चलाता है। सिर्फ ट्रेडिंग, यहां से मान लिया 2 पैसे कमा के आगे बेच दिया, ऐसे आदमी को तो पता भी नहीं कि बिजनेस किसको बोलते हैं। उसको सिर्फ ट्रेडिंग आता है, बिजनेस करना नहीं आता। सो यस, डेमोग्राफी का बेनिफिट चाहिए तो एक बिजनेसमैन वाला माइंडसेट भी तो चाहिए। एंड फिफ्थ उन्होंने कहा था डिमांड, फुल यूटिलाइजेशन ऑफ पावर ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। हमारे पास 135 से 138 करोड़ कस्टमर है, इनको बहुत सारी प्रोडक्शन सर्विसेज चाहिए। अनफॉर्चुनेटली प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट है, डिमांड है, लेकिन हम सेटिस्फाई नहीं कर पाते, इसलिए मल्टीनेशनल्स कर रही है। सो हमारे कस्टमर्स की पोटेंशियलिटी को समझते हुए उनको जो प्रोडक्ट्स चाहिए उस डिमांड को हमें ना सिर्फ समझना है, उस डिमांड को फुलफिल करना है। एंड इस डिमांड को आप तब तक फुलफिल नहीं कर सकते जब तक आपकी पूरी इकोसिस्टम को आप मजबूत नहीं करते। नाउ एक बिजनेसमैन की इकोसिस्टम क्या होती है और वो उसमें कौन कौन है जिसको हमें सक्षम बनाना है। आपके वेंडर्स, आपके एम्प्लॉइज, आपके फाइनेंसर्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, आपके कस्टमर्स, सबको सक्षम बनाना, सबको एजुकेट करना, सबको एक विजन या एक मिशन में जोड़ना और एक दिशा में ड्राइव करना। जब तक हम ये नहीं करेंगे हम लोकल डिमांड्स को फुलफिल नहीं कर पाएंगे। सो आत्मनिर्भर भारत के पीछे बहुत स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स हैं, मार्केट में बहुत पोटेंशियल है और इसको एनकैश करने की हमारे पास पूरी ताकत है, पूरी क्षमता है। एक नई सोच, एक नए नजरिए की हमें जरूरत है। सो क्विकली आई विल जस्ट ब्राउज थ्रू एंटरप्रेन्योर्स का क्या रोल बनता है। सी, हमने सबसे पहले क्या किया, इंडियन कस्टमर को अपील कर दी स्वदेशी खरीदो, बॉयकॉट फॉरेन प्रोडक्ट्स। लेकिन फिर भी अगर आप मार्क करोगे, आज भी अगर आपको टेलीविजन लेना आप इंडियन ब्रांड का नहीं लोगे, आपको रेफ्रिजरेटर लेना आप इंडियन ब्रांड का नहीं लोगे, आपको व्हीकल खरीदना आप इंडियन ब्रांड का नहीं लोगे। सी, आप खुद प्रमोटर हो आत्मनिर्भरता के, वो लोकल के, बट जब भी बात आती है कि भाई अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट एंड प्रोडक्ट परफॉर्मेंस अच्छा चाहिए, तो ज्यादातर कस्टमर का ध्यान मल्टीनेशनल प्रोडक्ट्स की तरफ जाता है। प्रोडक्ट्स तो भूल जाओ, प्रोडक्ट के बाद मिलने वाली सर्विस की जो रिलायबिलिटी है वो इंडियन मैन्युफैक्चरर्स पे किसी को भरोसा नहीं है। इसका मतलब इंडियन एंटरप्रेन्योर्स की इंडियन कस्टमर की नजर में क्या इमेज है और इस इमेज को बदलेगा कौन। और अगर हम ये नहीं कर पाएंगे, इंडियन ग्राहक ही इंडियन मैन्युफैक्चरर का सम्मान नहीं करेगा, तो आत्मनिर्भरता आएगी कैसे। सिर्फ स्लोगन से तो नहीं आएगी, सिर्फ एंटी चाइना स्लोगन देने से तो नहीं आएगा, सिर्फ एंटी मल्टीनेशनल स्लोगन देने से तो नहीं आएगा। अगर आप इंडियन कस्टमर को बोलते हो कि आप फॉरेन प्रोडक्ट मत खरीदो, तो फिर उसके सामने फॉरेन प्रोडक्ट की इक्विवेलेंट क्वालिटी का प्रोडक्ट रखो, उस स्टैंडर्ड की सर्विस दो, उस स्टैंडर्ड का रिलेशनशिप मेंटेन करो। जितनी गहराई से ये मल्टीनेशनल इंडियन कस्टमर की जरूरत को स्टडी करते हैं, आप भी करो। जितना इन्वेस्टमेंट R&D में मल्टीनेशनल्स करते हैं, आप भी करो, शायद उससे बेहतर करो, तब ये आत्मनिर्भरता आएगी। इसलिए ये आत्मनिर्भरता कोई 15 दिन, महीने, 2 महीने या साल भर में नहीं आने वाली। इसके लिए एक पूरा डिकेड चाहिए, शायद एक डिकेड यानी 10 साल, 10 साल से ज्यादा समय भी लग सकता है। लेकिन आज हमारे देश में जितने एंटरप्रेन्योर्स हैं, हम में से एक एंटरप्रेन्योर अगर इसके लिए कमिटेड होगा, डेडिकेटेड होगा और अपने फाइनेंसेस का प्रॉपर यूज करके सही जगह इन्वेस्ट करेगा, तो हम सच में आज नहीं तो कल, जैसे ग्रीन रेवोल्यूशन को फार्मर्स ने एक्चुअलाइज करके दिखाया, जैसे व्हाइट रेवोल्यूशन को मिल्क प्रोड्यूसर्स ने, एनिमल हस्बेंड्री वालों ने एक्चुअलाइज करके दिखाया, अब एंटरप्रेन्योर्स की बारी है, एक्चुअलाइज करके दिखाओ। एंड गवर्नमेंट इस समय सबसे ज्यादा फ्रेंडली पॉलिसीज बना रही है। इससे बेटर टाइम नहीं हो सकता एंटरप्रेन्योर्स की डेस्टिनी बदलने का, इस देश की डेस्टिनी बदलने का। सो आई जस्ट क्विकली ब्राउज थ्रू रोल ऑफ एंटरप्रेन्योर्स। नाउ बिजनेसमैन का रोल मैं शेयर करता हूं, तो मैं हमेशा मैं कंपेयर नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज शेयर करना चाहता हूं। जापान पे जब परमाणु बम गिराए गए, जापान बर्बाद हो गया इकोनॉमिकली हर तरीके से।
सो वहां के लोगों ने यह नहीं सोचा कि हम दोबारा बॉम्ब फेंक के अमेरिका से बदला लेंगे, बल्कि वहां के बिजनेसमैनों ने साथ मिलकर यह डिसाइड किया कि हम ऐसी वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट्स बनाएंगे, ऐसी क्वालिटी की प्रोडक्ट बनाएंगे कि अमेरिकन मार्केट में अमेरिकन कस्टमर्स अमेरिकन ब्रांड को छोड़ के हमारी प्रोडक्ट खरीदेगा। और उन्होंने करके दिखाया। पैट्रियोटिज्म, देश के लिए कुछ करना, देश की इकोनॉमी को खड़ा करना है, देश का इंप्रेशन, उसकी इमेज इंटरनेशनल मार्केट में बेस्ट बनानी है। नाउ सो वहां पे एंटरप्रेन्योर्स, इफ यू सी इंडिया में हम बोलते 6 करोड़ 32 लाख एंटरप्रेन्योर्स हैं, क्योंकि इतनी एंटरप्राइजेस हैं। जापान जो महाराष्ट्र से भी छोटा है, उसने वर्ल्ड को कितनी इंटरनेशनल ब्रांड दी, और इंडिया जो इतना बड़ा देश है उसकी कितनी ब्रांड्स इंटरनेशनली फेमस है, पॉपुलर है एंड रिस्पेक्टेड है। सेकेंड, भारत में इतने ज्यादा एंटरप्रेन्योर्स होने के बावजूद हमारी इकोनॉमी $3 ट्रिलियन से अंदर है, और जापान जो महाराष्ट्र से छोटा है उसकी इकोनॉमी $4.5 ट्रिलियन से ऊपर है। 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, शायद 4th या 5th। सो साइज डज नॉट मैटर, क्वांटिटी नहीं। एंटरप्रेन्योर्स कम हो तो चलेगा, लेकिन विजनरी होने चाहिए, पैशन होना चाहिए, पेट्रियोटिज्म होना चाहिए। आई रिमेंबर, मैंने जब ये सूरत बुक के लिए इंटरव्यू किया था, तो एफ स्टूडियो नाम की एक नेचुरल फैब्रिक बनाने वाली कंपनी है सूरत में, और आई थिंक पैन इंडिया फैशन डिजाइनर्स इस ब्रांड को जानते हैं ना। उसके जो फाउंडर है मिस्टर सुभाष धवन, उन्होंने कहा था कि मैं हमेशा, ये हजारीबाग में जब थे, तो ये कहते कि मैं वहां से ये सोचता था कि मुझे कोई ऐसा बिजनेस करना है कि मेरे बिजनेस के जरिए इस देश को कोई फायदा हो। और फिर उन्होंने इंटरनेशनल मार्केट में बहुत स्टडी किया, उनको फैब्रिक का बिजनेस करना था, टेक्सटाइल्स में कुछ करना था, तो ये सूरत शिफ्ट हुए। लेकिन इन्होंने तुरंत बिजनेस स्टार्ट नहीं किया। वे कहते हैं कि मैंने 5 सालों तक स्टडी किया कि टेक्सटाइल में क्या ऐसा अलग किया जाए जिससे मुझे तो फायदा हो लेकिन देश को भी फायदा हो। और लंबी स्टडी के बाद उन्होंने आइडेंटिफाई किया कि हम नेचुरल फैब्रिक सिल्क चाइना से इंडिया में इंपोर्ट करते हैं। अब क्योंकि सिल्क का ओवरऑल उसके रॉ मटेरियल का प्रोडक्शन ही इंडिया में इतना नहीं है, सो उन्होंने सोचा कि क्यों ना सिल्क जैसा ही इंडियन रॉ मटेरियल से अगर हम कुछ प्रोडक्ट बना सके तो हम एटलीस्ट कुछ हद तक सिल्क का इंपोर्ट रोक सकते हैं। और उन्होंने नेचुरल फैब्रिक बनाना स्टार्ट किया, और एज ए रिजल्ट आज 90% इंपोर्ट फ्रॉम चाइना आज रुक चुका है। और अब सुभाष धवन जी कहते हैं कि अब मेरा नेक्स्ट टारगेट है कि इंटरनेशनल मार्केट में चाइना की जो सप्लाई है उसको मुझे रुकवाना है, और भारत का नेचुरल फैब्रिक इंटरनेशनल मार्केट में एस्टैब्लिश करना है। इस टाइप के बिजनेसमैन की, इस टाइप की सोच की अगर इस सोच की जरूरत है, अगर हमें आत्मनिर्भर भारत बनाना है, तो प्रधानमंत्री जी का जो विजन है ना कि इंपोर्ट रोकना है, और आज हम जिस चीज को इंपोर्ट कर रहे हैं कल उसी के हमें लार्जेस्ट एक्सपोर्टर बनना है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि बिजनेस करो, लेकिन आपके बिजनेस के जरिए सिर्फ आपको या आपकी फैमिली को नहीं, पूरी सोसाइटी को और देश को कैसे ज्यादा से ज्यादा फायदा हो, इस मिशन को ध्यान में रख के करोगे तो शायद बिजनेस भी बड़ा होगा, आपका करेज एंड कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा, और शायद आपकी सक्सेस आपने सोची है उससे शायद 1000 गुना आप ज्यादा बड़ी सफलता पा सकते हो। अर्निंग से ज्यादा, अर्निंग तो मिलेगी ही मिलेगी, लेकिन अर्निंग से ज्यादा वो जो एक सेटिस्फैक्शन होता है कि मैंने बिजनेस तो किया, मैंने एम्प्लॉयमेंट जनरेट किया, मैंने टैक्स भरा, मैंने देश के लिए कुछ किया, देश की आइडेंटिटी एस्टैब्लिश की, और मेरा भी छोटा सा योगदान है इस देश की इकोनॉमी को आत्मनिर्भर बनाने में। सो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ सो हमारा रोल क्या है? ऐसी हर एक प्रोडक्ट्स को ढूंढो जो हम आज बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं, और उसका लोकल ऑल्टरनेटिव डेवलप करो R&D करके। नाउ इसमें टेक्नोलॉजी हो सकती है, मशीन्स हो सकते हैं, स्पेयर पार्ट्स हो सकते हैं, कंपोनेंट्स हो सकते हैं। दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। आई रिमेंबर गोपाल नमकीन, जेपी, ये 2 राजकोट की कंपनी है। इन्होंने इनको जब नमकीन बनाने का ऑटोमेटिक प्लांट चाहिए था, तो इटालियन और जर्मन कंपनीज ने इनको कोड दिया था करीब 6-7 करोड़ की मशीन। उसी मशीन को जेपी वालों ने इंडिया में अपनी इंडिजिनस थॉट प्रोसेस से करीब 3 साल मेहनत करके 6 करोड़ की मशीन को 20 लाख में डेवलप किया, और आज वो टेक्नोलॉजी सप्लाई करते हैं लोगों को, अपना खुद का तो बिजनेस कर रहे हैं। दैट्स अमेजिंग।
आई रिमेंबर गोपाल नमकीन, उन्होंने कहा कि जिस प्लांट का हमें कोटेशन मिला था फॉरेन की मल्टीनेशनल कंपनी से 60 करोड़ रुपए का, वो हमने 6 करोड़ में डेवलप किया इन हाउस, अपना दिमाग लगा के। ये माइंडसेट चाहिए कि हम कितनी चीजें, कितना इंपोर्ट रोक सकते हैं, कितना फॉरेक्स रिजर्व बचा सकते हैं। मैक्सन, आज हम जो विक्स की गोलियां खाते हैं या खट्टा मीठा आम, इस टाइप की जो शुगर बॉइल्ड चॉकलेट्स कैंडीज आती है, ये आज अगर 50 पैसे में आज भी बिक रही है तो वो इसलिए क्योंकि मैक्सन इसका जॉब वर्क कर रहा है और उसके ओनर है धनजी भाई, जो कि सुरेंद्रनगर के एमएलए भी है। उन्होंने कहा कि जिस दिन मैंने अपना रेट बढ़ाया, इंडिया में कोई भी कैंडी 50 पैसे में नहीं मिलेगी, उसका रेट बढ़ जाएगा। हम इतने लीन सिस्टम पे इसको प्रोड्यूस कर रहे हैं। नाउ दिल्ली का 350 टन यानी कि 3.5 लाख किलो का प्रोडक्शन हो रहा है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, पूरा जो उनका प्लांट है, जितनी भी टाइप की चॉकलेट्स के लिए जॉब वर्क करते हैं, सारा प्लांट इन्होंने इन हाउस डेवलप किया है। इनका पैशन था इंजीनियरिंग, ये मशीन्स खुद बनाते हैं। यहां तक कि चॉकलेट ट्विस्टिंग का मशीन पास्ट में किसी कंपनी ने इंडियन मैन्युफैक्चरर को 1.25 करोड़ रुपए का कोटेशन दिया था, वो मशीन इन्होंने 3 लाख में बना के डिलीवर किया। और जब मैंने उनका इंटरव्यू लिया तो उन्होंने शेयर किया कि 5 लाख का मशीन अगर 3 लाख में बेचना पड़ा तो भी चलेगा, लेकिन इंपोर्ट नहीं होने दूंगा। वाओ, हेड्स ऑफ। ये चाहिए आत्मनिर्भरता के लिए। ये सिर्फ स्वदेशी के नारे से बहुत ऊपर की सोच और अंडरस्टैंडिंग है। ऐसे बहुत एग्जांपल है। लेट्स से हमने पैडमैन मूवी देखी, इसके जो एक्चुअल जो पर्सन है इसके पीछे, अरुणाचलम जी, जो पैड मल्टीनेशनल 20 रुपए के 5 देता था, इस पर्सन ने 1 रुपए में वो प्रोवाइड किया कस्टमर को, एंड वो भी इंडिजीनियस। उस पैड को बनाने की मशीन भी खुद अपने दिमाग से डेवलप की। और जब उनको उस पर पेटेंट मिल गया, मल्टीनेशनल्स ने उस पेटेंट को खरीदने के लिए बड़े से बड़ी ऑफर दी और उन्होंने मना कर दिया कि ये मशीन मैंने पैसा कमाने के लिए नहीं बनाई है। ये मशीन सिर्फ ये सेल्फ हेल्प ग्रुप को देते हैं, जहां पे 5 से ज्यादा महिला एक ग्रुप बनाकर आए तो उनको गवर्नमेंट की लोन और सब्सिडी के साथ ये मशीन देते हैं ताकि रोजगार पैदा हो, महिलाएं उसको प्रोडक्शन करें और महिलाएं ही उसको बेचे। और उन्होंने कहा कि मेरी लाइफ के 2 इंपॉर्टेंट मिशन है। नंबर 1, भारत में एक भी औरत अपने मासिक के दौरान गंदा कपड़ा इस्तेमाल नहीं करेगी, वो स्वच्छ पैड यूज करेगी। एंड नंबर 2, 10 लाख महिलाओं को रोजगार मिलेगा। इंडियन कस्टमर की नीड है, लो कॉस्ट चाहिए। कॉपी करेंगे तो नहीं होगा, इन्वेंशन करेंगे तो होगा। सो दैट इज आत्मनिर्भरता। मेक प्रोडक्ट्स दैट मैच और एक्सीड द ग्लोबल क्वालिटी स्टैंडर्ड्स। आप इंडियन कस्टमर को अपील तो करते हो, लेकिन फिर उसकी क्वालिटी एक्सपेक्टेशन जो मल्टीनेशनल प्रोडक्ट्स ने जो स्टैंडर्ड एस्टैब्लिश किया है, क्या आप वो क्वालिटी डिलीवर कर पाओगे? और अगर नहीं कर पाओगे तो कस्टमर सिर्फ स्वदेशी के नारे सुन सुन के आपकी प्रोडक्ट कितने दिन यूज करेगा? फॉरगेट अबाउट मल्टीनेशनल्स। फॉरेन में तो हमारी प्रोडक्ट की क्वालिटीज बहुत सारे सेक्टर्स में, एक्सेप्ट फार्मा और 2-3 ऑटोमोबाइल कंपोनेंट से फार्मा है, उसके अलावा बहुत रेयर प्रोडक्ट्स की क्वालिटी इंटरनेशनल मार्केट में एक्सेप्टेबल है। फॉरेन वाले तो नहीं करते, लेकिन इंडियन कस्टमर को भी अगर आप चॉइस दो कि इंडियन रेफ्रिजरेटर के सामने मल्टीनेशनल का, वो मल्टीनेशनल का चूज करेगा। और ज्यादातर प्रोडक्ट में यही हालत है। आज मोबाइल फोन भी अगर आप इंडियन मैन्युफैक्चरर का दो और उसको फॉरेन मैन्युफैक्चरर का दो, वो फॉरेन वाले का पहले पिक करेगा, क्योंकि उसको उस पर ज्यादा ट्रस्ट है। अगर जब तक हमारा कस्टमर हमारी रिस्पेक्ट नहीं करेगा, तब तक तो हम आत्मनिर्भर भारत नहीं बना सकते। और रिस्पेक्ट कब करेगा? रिस्पेक्ट कमानी पड़ती है, इसमें बरसों लग जाते हैं। हमें अपने आप को रीइन्वेंट करना पड़ेगा, बार बार लगातार एक्सीलेंट क्वालिटी देनी पड़ेगी, हमारी प्रोडक्ट में इनोवेशन लाना पड़ेगा, वैल्यू एडिशन करना पड़ेगा। कस्टमर एक बार खरीदेगा, अच्छा अगर उसको वैल्यू मिला, वो दोबारा खरीदेगा, तीसरी बार खरीदेगा, और अगर कंसिस्टेंसी होगी तब कस्टमर को ट्रस्ट आएगा, फिर वो वर्ड ऑफ माउथ स्प्रेड करेगा और फिर ज्यादा कस्टमर आपके पास आएंगे और वैसे मार्केट में आपकी ट्रस्ट एंड क्रेडिबिलिटी एस्टैब्लिश होगी। ये बहुत ही चैलेंजिंग काम है, टाइम कंज्यूमिंग है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और भारत सरकार को हमें हमारे पोटेंशियल में विश्वास है, वरना ये इतना बड़ा स्लोगन लेके
इतने बड़े पैकेजेस लेके नहीं आते। सो प्रोडक्ट तो ठीक है, नाउ सर्विस स्टैंडर्ड्स। हमारे यहां अगर कोई मैन्युफैक्चरर बोलता है कि 15 दिन में डिलीवर करूंगा, तो वो क्या सच में 15 दिन में डिलीवर करेगा? हमको डाउट होता है। वो 15 दिन बोलने वाला 25 दिन पे डिलीवर करता है। सो जो कमिटमेंट चाहिए, जो प्रोफेशनलिज्म चाहिए, अगर हम उसको फुलफिल नहीं करेंगे तो फिर हमारा बायर हम पे विश्वास क्यों करेगा? प्रोडक्ट क्वालिटी में शायद हम इतने पीछे ना हो, और अगर हमारी क्वालिटी वैसी नहीं है तो हमारे रेट्स कम है जो कस्टमर को चलता है, बट सर्विस के मामले में हम बहुत ज्यादा पीछे हैं। अगर एक वॉशिंग मशीन डिलीवर हुआ और उसकी सिर्फ डेमो देनी है या वो छोटा सा पार्ट बिगड़ा उसकी रिपेयरिंग के लिए, आप फोन करो, कल आदमी आएगा, परसों आएगा, उसके बाद आएगा, यही सब चलता है। सो सर्विस स्टैंडर्ड्स आप नहीं दोगे तो आप इंडियन कस्टमर से ये एक्सपेक्ट कैसे कर सकते हो कि वो आपकी प्रोडक्ट खरीदे? आज का ग्राहक जागरूक है, अवेयर है, एजुकेटेड है, उसको ग्लोबल एक्सपोजर है, उसके पास इंटरनेट है, उसको सब कुछ पता चलता है। अब ऐसा कस्टमर से अगर आप ये एक्सपेक्ट करोगे कि वो सिर्फ आपसे इसलिए प्रोडक्ट खरीदे क्योंकि आप इंडियन हो, आई डोंट थिंक ये पॉसिबल है। उसके लिए हमें बहुत कुछ करना पड़ेगा। सो अच्छी क्वालिटी बनानी है, इंडियन ऑल्टरनेटिव्स बनाना है R&D करके, सर्विस इंप्रूव करनी है। उसके साथ साथ हम प्रोडक्ट तो अच्छी बनाते हैं, लेकिन हमारा मार्केटिंग एंड ब्रांडिंग सबसे पुअर है। मल्टीनेशनल जहां करोड़ों रुपए स्पेंड करती है मार्केटिंग में, हमको मार्केटिंग एंड ब्रांडिंग एक खर्चा लगता है। हम हमेशा मार्केटिंग को कॉस्ट के तौर पे देखते हैं। मार्केटिंग और ब्रांडिंग को लेके जितना हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, हम एक बार लग्जरियस इंटरनेशनल टूर में पैसा डाल देंगे, लेकिन अपनी मार्केटिंग में पैसा इन्वेस्ट नहीं करते। एंड इसका नतीजा यह होता है कि आपके पास लिमिटेड कस्टमर होते हैं, और वो ग्राहक फिर आपको जैसे नचाते वैसे आपको नाचना पड़ता है। अल्टीमेट लॉस आपका ही है। सो आपकी जो प्रॉफिट आती है उसका एनुअल प्रॉफिट का 20-25% हिस्सा आपको मार्केटिंग में स्पेंड करना चाहिए इफ यू आर अ स्मॉल कंपनी। लेकिन वहां पर भी हम पहले ही बड़े बनने के बाद आप परसेंटेज सेट करोगे कि सेल्स का 2% स्पेंड करना है, लेकिन बड़ा बनने के लिए तो सेल्स का 15% करना पड़ेगा। लेकिन हम दूसरों को देखते हैं कि ये कंपनी, बड़ी कंपनी मार्केटिंग में सेल्स का 1% स्पेंड करती है, तो मैं भी 1% करूंगा। अरे जिसकी सेल 5,000 करोड़ की, उसका 1% 500 करोड़ होता है, 50 करोड़। लेकिन आपका तो 50 लाख का सेल है, 1 करोड़ की सेल है, उसका 1% क्या होगा? क्या मार्केटिंग करोगे आप? सो अगर आप छोटे हो और आपको बड़ा बनना है तो मार्केटिंग, ब्रांडिंग, और इंडियन कस्टमर को भी अब अच्छे मार्केटिंग ब्रांडिंग की आदत पड़ गई है। मल्टीनेशनल्स अपनी मार्केटिंग से ग्राहक के दिमाग पर छा जाते हैं। ये अच्छे से अच्छी एजेंसीज को हायर करते हैं, लेकिन हम मार्केटिंग को हमेशा अवॉइड करते हैं। वी नीड टू इंप्रूव मैन पावर क्वालिटी, विल हैव टू इंप्रूव। अगर आपके पास एवरेज लोग होंगे तो ये आपको आपकी कंपनी की मार्केट में इमेज भी एवरेज बना देंगे। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हमने अपने लोगों की ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट और उनके स्किल्स अपग्रेड करने पे इन्वेस्टमेंट नहीं किया, तो ये उस लेवल का क्वालिटी डिलीवर नहीं करेंगे, कस्टमर को उस लेवल का सर्विस नहीं दे पाएंगे कि जिससे कस्टमर सेटिस्फाई हो। सो आपके पास जो भी मैन पावर है उसको, उसकी क्वालिटी को इंप्रूव करना, अपग्रेड करना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इन्वेस्ट इन राइट टेक्नोलॉजीज। आई जस्ट स्किप दिस पॉइंट। हमें पता है कि मैन्युफैक्चरिंग में बेस्ट मशीनरी, बेस्ट टेक्नोलॉजी में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। नाउ बहुत आसान है ना, बॉयकॉट फॉरेन प्रोडक्ट्स। अब जैपनीज मशीन के बिना आप बेस्ट क्वालिटी की प्रोडक्ट बना ही नहीं सकते। क्या बॉयकॉट करोगे आप? क्या आपके पास इंडिया में उस जैपनीज मशीन का, उसके इक्विवेलेंट स्टैंडर्ड का ऑल्टरनेटिव है? सो फॉरेन प्रोडक्ट्स की एलर्जी मत रखो। आज जब तक हम इंडिया में वो टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं करते, ये फॉरेन हमारे दुश्मन नहीं है। कुछ चीजें उनमें अच्छी है, हमें लेनी पड़ेगी, बट एट द सेम टाइम आज भले हमें इंपोर्ट करना पड़े, लेकिन आने वाले कल में हमें ये पैशन होना चाहिए कि हम इस इंपोर्ट को रोकेंगे, हम इसका इंडियन ऑल्टरनेटिव डेवलप करेंगे। अगर हम नहीं कर सकते, अप्रोच करो R&D कंपनीज को, सामने से जाओ, उनको बोलो कि हमको ऐसा मशीन चाहिए, बना कर दो, और उनको R&D का जो पहला इन्वेस्टमेंट है वो उनमें करो, और सामने उस टेक्नोलॉजी की पेटेंट में अपना एक शेयर रखो। कुछ भी हो सकता है करने को, बट हम करना चाहते हैं कि नहीं, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। इन्वेस्ट इन R&D एंड इनोवेशन। मैं इस पर काफी बात कर चुका हूं। आई जस्ट शेयर, मैकिंसी ने बड़े कॉन्फिडेंस के साथ, बोल्डली, करेजियसली अपने एक आर्टिकल में लिखा है कि इंडिया में एंटरप्रेन्योर्स तो बहुत है,
पोटेंशियल भी बहुत है, लेकिन ये अपने पोटेंशियल को नहीं समझते। मेजोरिटी ऑफ द एंटरप्रेन्योर्स आर इंडियन एंटरप्रेन्योर्स आर कॉपी कैट्स। ये ओरिजिनल इनोवेशन नहीं करते। दुनिया में कहीं भी कुछ भी अच्छा चला तो उसका कॉपी मार लेते हैं। फॉरेन में पेपल हिट हुआ तो यहां पेटीएम आ जाएगा, वहीं पे एयरबीएनबी हिट होगा तो यहां पे उसका कोई और लोकल वर्जन आ जाएगा, वहां उबर हिट होगा तो यहां पे ओला आ जाएगा। सो ठीक है, इसके लोकल वर्जन बनाओ, लेकिन हमारी ओरिजिनल पोटेंशियल कहां है? सो R&D एंड इनोवेशन, जब तक हम इंडियन कस्टमर की नीड को स्टडी करके, इंडियन इंडस्ट्रीज की नीड को स्टडी करके इंडिजीनियस R&D नहीं करेंगे, तब तक फॉरेन से इंपोर्ट बंद नहीं होगा। अगर फॉरेन के मशीन मैन्युफैक्चरर्स हमारी सोच से 10 कदम आगे होंगे और हमारे लोकल मैन्युफैक्चरर को 10 कदम आगे रहना, तो उसको वो टेक्नोलॉजी लेनी ही पड़ेगी। उसके पास चॉइस नहीं है, क्योंकि उसके पास इंडियन ऑल्टरनेटिव नहीं है। सो आत्मनिर्भरता इट्स अ बिग टास्क, इट्स अ लॉन्ग जर्नी जिसको हमें फुलफिल करना है। नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये बड़ा क्रिटिकल है, हमारे जो लोकल वेंडर्स होते हैं, हमारे जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, ये अपने सप्लायर की रिस्पेक्ट नहीं करते हैं। नाउ मैं एक एंटरप्रेन्योर को मिला था, मिस्टर श्रीकांत पाटिल करके, नासिक में। इनकी एक कंपनी है पेरेंट इंजीनियरिंग, इनका टर्नओवर है 12 करोड़। मैंने कहा कि अगर आप इंडियन मार्केट पे फोकस करो, ये सिर्फ फॉरेन बायर्स के लिए ही काम करते हैं। सो इनको पूछा कि अगर आप इंडिया में करो तो शायद आप 1200 करोड़ का टर्नओवर कर सकते हो। उन्होंने कहा मैं 2 हाथ जोड़ता हूं, मैं 12 करोड़ में खुश हूं, मुझे इंडियन मैन्युफैक्चरर से काम नहीं करना है। इनफैक्ट मल्टीनेशनल कंपनी के इंडियन ऑफिसर से भी मुझे डील नहीं करना है। मैंने कहा ऐसा क्यों? वो कहते कि आज फॉरेन से मेरे पास रिक्वायरमेंट आती है, मैं डिजाइन ऑनलाइन सबमिट करता हूं, वहां से अप्रूवल आ जाते हैं, प्रोडक्ट बन के मैं भेज देता हूं, ऑनलाइन पेमेंट भी आ जाता है, किसी चीज का फॉलोअप करने की जरूरत नहीं है, सब कुछ ईमेल पे होता है। और इंडिया के लोग इतने इगोइस्टिक है कि चेक लेने के लिए भी आपको बार बार बुलाएंगे, और बुलाएंगे उस दिन चेक देंगे कि नहीं वो नहीं पता। यहां के मार्केट को के अंदर वो रिस्पेक्ट, वो डिग्निटी, डिग्निफाइड वे, वो प्रोफेशनलिज्म, लोकल वेंडर को लेके जो रिस्पेक्ट होनी चाहिए वही नहीं है। सो एज एन एंटरप्रेन्योर, अगर आपके सप्लायर है, क्या आप उनकी रिस्पेक्ट करते हो? एक फॉरेन कंपनी से कुछ खरीदते हो तो टाइम पे पेमेंट करते हो, वो कैश मांगते हो तो दे देते हो, लेकिन इंडियन सप्लायर को पेमेंट आप 30 दिन बोल के 90 दिन तक नहीं देते। ऐसे बनेगा आत्मनिर्भर भारत? बहुत कुछ करना है, बहुत कुछ बदलने की जरूरत है। सो हमें लोकल वेंडर्स को ट्रस्ट करना चाहिए, उसे बढ़ावा देना चाहिए, उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, और उसको भी टाइम पर पेमेंट करना चाहिए। हम सब बिजनेसमैन हैं, और पूरी इकोसिस्टम में सारा त्याग आपका वेंडर नहीं करेगा। आप भी बिजनेसमैन हो, सारा रिस्क आपका वेंडर नहीं लेगा, थोड़ा आपको भी लेना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट है कि पूरी वैल्यू चेन में जितने लोग हैं, सब थोड़ी थोड़ी जिम्मेदारी उठाए और अपने सर पे थोड़ी थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी और रिस्क ले। सारा रिस्क मैन्युफैक्चरर का हो जाता है, फिर मैन्युफैक्चरर ने होलसेलर को दिया, होलसेलर ने आगे पास ऑन कर दिया रिटेलर को। अब जब तक रिटेलर पैसा नहीं देगा, होलसेलर नहीं देगा, और होलसेलर नहीं देगा तो मैन्युफैक्चरर कैश के लिए फंसेगा। लेकिन इसमें मैन्युफैक्चरर तो रिस्क ले ही रहा है, होलसेलर को भी रिस्क लेना चाहिए, रिटेलर को भी। अगर वो माल बेच नहीं पाता तो वो 30 डेज का कमिटमेंट क्यों करता है, वो इतना स्टॉक ही क्यों रखता है? लेकिन हमारे यहां ये अंडरस्टैंडिंग नहीं है, ये मैच्योरिटी की कमी है। सो आपको लग रहा हो कि आज के प्रेजेंटेशन में मैं ज्यादातर इंडियन एंटरप्रेन्योर्स को क्रिटिसाइज कर रहा हूं, नहीं। सच्चाई है, कड़वी है, लेकिन है तो सच्चाई। वैसे भी लोग मुझे नीम कहते हैं, नीम कड़वा होता है, बट शरीर में जाता है तो पॉजिटिव इफेक्ट पैदा करता है। सो मैं नीम हूं, सच्चाई है, उसके बारे में बात कर रहा हूं, बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम इस सच्चाई को समझे। हमारी पूरी वैल्यू चेन में करप्शन है, इसलिए हमारे इंडियन मैन्युफैक्चरर्स भी इंडियन कस्टमर से थके हुए हैं। ये उनके साथ ज्यादा बिजनेस करना भी नहीं चाहते, ये सब ऑप्शन ढूंढते कि हम एक्सपोर्ट करें। एक्सपोर्ट करो तो अच्छा है, बहुत अच्छा है, लेकिन अगर इंडियन मैन्युफैक्चरर कमजोर हो गए तो इंडिया में अच्छे सब्स्टिट्यूट्स ऑफ फॉरेन प्रोडक्ट्स कैसे बनेंगे? हमारे एंटरप्रेन्योर्स का काबिल बनना इंपॉर्टेंट है, उसको भी पूरा सपोर्ट मिलना चाहिए। सबको एक दूसरे को सपोर्ट करने की जरूरत है। आत्मनिर्भरता के लिए इंपॉर्टेंट है कि हमारा जो मैन पावर है वो जॉब्स के लिए मल्टीनेशनल कंपनी पे डिपेंडेंट ना हो। हम इतना रोजगार पैदा करें कि हमारा मैन पावर भी आत्मनिर्भर बने, वो फॉरेन कंपनीज की जॉब्स के लिए वेट ना करे, वो हमारी जॉब से खुश हो।
हमें ऐसे रोजगार बनाने और ऐसा वर्क कल्चर डेवलप करना है, तो आत्मनिर्भरता आएगी। नाउ वन ऑफ द इंपॉर्टेंट थिंग जो करने की जरूरत है, एंड दैट इज अपने ट्रेड एसोसिएशंस को पावरफुल बनाओ। मेरे सामने सबसे क्लासिक एग्जांपल है मोरबी का सिरामिक का जो एसोसिएशन है, सिरामिक प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर्स का जो एसोसिएशन है। इस एसोसिएशन ने पिछले 10-15 सालों में खुद कितने इंटरनेशनल एग्जीबिशंस ऑर्गेनाइज किए, इंडियन डेलीगेट्स को बाहर लेके गए हर साल इंटरनेशनल एग्जीबिशंस में, इनको ग्लोबल टेक्नोलॉजी का एक्सपोजर दिलाया, इनको ग्लोबल मार्केटिंग का एक्सपोजर दिलाया। और इतना ऑर्गेनाइज्ड ये एसोसिएशन है और मेंबर्स और एसोसिएशन के बीच में वो रिलेशन है कि जब मुझे भी एक बिजनेस सेमिनार करना था, इन्होंने ऑनलाइन लिंक ओपन की कि ये सेमिनार होने वाला है, आप ऑनलाइन रजिस्टर करो। 2 घंटे में 300 रजिस्ट्रेशन आ गए। इतना रिस्पॉन्स, इतना रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग, इतना म्यूचुअल ट्रस्ट और इतनी स्पीड। एंड एज अ रिजल्ट मुझे बताते हुए भी बहुत गर्व होता है, बहुत खुशी होती है। उनके गर्व की तो कोई बात ही नहीं है। मोरबी के सिरामिक इज वर्ल्ड्स नंबर 1 नाउ। यहां तक कि चाइना, हमारा सिरामिक प्रोडक्ट चाइना एक्सपोर्ट होता है, यानी चाइना के लोग हमारे यहां से इंपोर्ट करने लगे। इतनी ज्यादा एफिशिएंसी, क्वालिटी एंड प्राइस परफॉर्मेंस हमने डेवलप कर लिया है। दैट्स अमेजिंग। सो एसोसिएशन स्ट्रांग होगा तो ये वैल्यू ऐड कर पाएगा। वी नीड टू एम्पावर द गवर्नमेंट, और उसके लिए वील हैव टू डू फॉर्मल बिजनेस। हमें व्हाइट में बिजनेस करना, टैक्स भरना, सरकार ने जो रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए पर्यावरण को लेके, एनवायरमेंट सेफ्टी को लेके, उसको फॉलो करना। अगर आप एनवायरमेंट को ही खत्म कर दोगे तो कल सरकार ये मार्केट का पोटेंशियल कुछ नहीं कर पाएगा। लेकिन हमारे एंटरप्रेन्योर्स को जब एनवायरमेंट के लिए कुछ एक्स्ट्रा टेक्नोलॉजी में इन्वेस्टमेंट करना होता है, हम सब डरते बहुत है। सही चीज जो सही है, करना चाहिए, उसको करने से भी हमको दिक्कत है। तो जब तक हम अपना माइंडसेट नहीं बदलेंगे, यार जिस डाल पे बैठे उसी को काटेंगे, जिस एनवायरमेंट में आज केमिकल फैक्ट्री से जो पानी रिलीज होता है या जो डंप होता है, पब्लिक हेल्थ के साथ जो नुकसान होता है, हवा में सांस नहीं ले पाएंगे तो क्या ग्रोथ करेंगे और क्या आत्मनिर्भरता आएगी? किसी दिन एग्रीकल्चर खत्म हो जाएगा, हमारा खाने की भी प्रॉब्लम हो जाएगी, पीने के पानी की प्रॉब्लम हो जाएगी। सो सरकार जो रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाती है, अगर हम उसको फॉलो करेंगे तो हम सरकार का कॉन्फिडेंस बढ़ाएंगे, ताकि ये इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पे जाके बड़े गर्व से वो अपने देश को रिप्रेजेंट कर सके। आज तो सरकार जब भी बाहर जाती है, इंटरनेशनल लेवल पे उनका क्रिटिसिज्म ही होता है कि अपने एनवायरमेंट को कंट्रोल में रखो, आपके यहाँ जो ब्लैक इकोनॉमी है, जो कैश ट्रांजैक्शन होते हैं, उसको बंद करवाओ। सो इतनी पावरफुल कंट्री होने के बावजूद क्रिटिसिज्म होता है हमारा। सो आत्मनिर्भर भारत के लिए आत्मनिर्भर सरकार भी इंपॉर्टेंट है, और सरकार को सक्षम बनाना हम सब नागरिकों को, चाहे किसी भी पार्टी की सरकार हो, लेकिन सरकार है वो हमको रिप्रेजेंट करती है, उसको कैपेबल बनाना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब नहीं करने के आपको 1000 बहाने मिलेंगे, करप्शन है, ये है, वो है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है, बट कि कोई भी बहाना दो तो भी आपकी राष्ट्रीय जो ड्यूटी है, नेशनल ड्यूटी है, उससे आप भाग नहीं सकते। सो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इज डोंट लूट द गवर्नमेंट इन द नेम ऑफ सब्सिडीज। आज अगर आपको पता है कि भाई मैक्सिमम सब्सिडी 50 लाख तक ही मिलेगी, तो एक ही प्रोजेक्ट को हम 4 कंपनी में डिवाइड करके 4 बार सब्सिडी लेते हैं। हमको ज्यादा से ज्यादा पैसा सरकार से लेना है, टैक्स देते वक्त कम से कम भरना है, और सब्सिडी में ज्यादा से ज्यादा रकम चाहिए। और फिर हम कहते हैं कि सरकार सब्सिडी की रकम टाइम पे देती नहीं है, लेकिन हम शायद जितना डिजर्व करते हैं उससे ज्यादा हम लेने की कोशिश करते हैं। हम यानी कोई भी हो सकता है, आप नहीं तो आपके साथ आपका कॉम्पिटिटर, आपकी इंडस्ट्री का कोई और आदमी, लेकिन हकीकत तो यही है कि ये हो रहा है, हम सरकार को ही खोखला कर रहे हैं। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम स्टेट को किसी भी तरीके से चीट ना करें, लूट ना करें। या सो इन अ नटशेल, आत्मनिर्भर भारत मतलब बॉयकॉट ऑफ फॉरेन प्रोडक्ट्स नहीं होता। आत्मनिर्भर भारत का मतलब होता है अपने आप को इतना काबिल बनाना, अपनी प्रोडक्ट को इतनी बेहतरीन बनाना कि कस्टमर खुशी खुशी फॉरेन प्रोडक्ट को रिजेक्ट करके हमारी प्रोडक्ट खरीदे। और ऐसी बहुत कंपनी, लेट्स से बालाजी नमकीन फॉर दैट मैटर, चलो एक बहुत ही सीधी सा एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको, लेज है, कुरकुरे है, सब कुछ है, लेकिन बालाजी बेटर प्राइस परफॉर्मेंस दे रहा है, बेटर क्वांटिटी दे रहा है, बेटर क्वालिटी दे रहा है, प्राइस परफॉर्मेंस के हिसाब से वैल्यू ज्यादा डिलीवर कर रहा है। और ऐसा टाइम है कि आज पेप्सी को या लेज या जो कंपनी है ये बालाजी में स्टेक खरीदना चाहती है, ये इंडियन कंपनीज को अपना बनाना चाहती है।
सो इन्होंने ऐसे ऑल्टरनेटिव दिए कि इंडियन कस्टमर आज फॉरेन प्रोडक्ट को छोड़ के लोकल प्रोडक्ट्स को कंज्यूम करना चाहता है. सो एक बहुत ही छोटा सा एग्जांपल है. दिस इज व्हाट वी नीड टू अचीव इन मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्रीज. ट्रेडिशनल साड़ीज और कुर्तीज को छोड़ दो, कुर्तीज भी आज फॉरेन से इंपोर्ट होती है, लेकिन जब डेनिम्स की बात आती है, जब रेडीमेड गारमेंट्स की बात आती है, तो क्यों हमारा इंडियन कस्टमर फॉरेन की प्रोडक्ट को ज्यादा प्रायोरिटी देता है? इंडियन मैन्युफैक्चरर्स की डिजाइन क्यों एक्सेप्टेबल नहीं है? इंडियन मैन्युफैक्चरर्स की स्टिच क्वालिटी क्यों एक्सेप्टेबल नहीं है? और है तो शायद प्राइस एक्सेप्टेबल नहीं है. कहीं तो कुछ कमियां हमने छोड़ दी है. हमें सब कुछ परफेक्ट करना पड़ेगा और उसके लिए इट टेक्स टाइम, बट एक्सीलेंस वाला माइंडसेट होगा तो आज नहीं तो कल करेंगे. सो यस, देयर आर लॉट ऑफ एग्जांपल्स बट आई हैव ऑलरेडी गिवन. एंड सबसे बेस्ट एग्जांपल है इंडियन फार्मा सेक्टर. एक जमाने में जो सबसे वीक सेक्टर था, लुक एट इट. आज इंडियन फार्मा सेक्टर, वी आर द लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर एंड सप्लायर ऑफ जेनरिक ड्रग इन द वर्ल्ड, एंड दैट्स अमेजिंग. और आज पूरी दुनिया इंडियन फार्मा सेक्टर्स की तरफ देख रही है कि इस कोरोना पेंडेमिक में आप दवाई सप्लाई करो, यू हेल्प अस. सो ये हमारी एक प्रभुत्व हमारा एस्टैब्लिश करता है, हमारा डोमिनेंस एस्टैब्लिश करता है. सो हमें मोरबी सिरामिक्स से, इंडियन फार्मा सेक्टर से सीखना चाहिए और ऐसे ही हम अपने अपने इंडस्ट्रीज को कैसे उस मकाम तक पहुंचा सके, आज नहीं तो 2 साल, 5 साल में, 10 साल में. लेट्स हैव अ डिकेडल विजन, लेट्स हैव अ डिकेडल माइंडसेट. सोचेंगे तो आज नहीं तो कल होगा, सोचेंगे ही नहीं तो क्या होगा. एंड यस, आज सोचेंगे तो एक साथ नहीं पहुंचेंगे, रोज एक कदम उठाना पड़ेगा, बट उसके लिए यहां पे सोच में बदलाव आना बहुत इंपॉर्टेंट है. सो फाइनली व्हाट आई मीन टू से इज, आपको पर्सनली अब क्या करना चाहिए? पहले तो 21वीं सदी वाला सिस्टम सरकार डेवलप करना चाहती है, 21वीं सदी वाला इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना चाहती है, तो हमें भी 21वीं सदी वाला माइंडसेट डेवलप करना पड़ेगा, रिसेप्टिविटी डेवलप करनी पड़ेगी. कस्टमर 21वीं सदी का है तो क्वालिटी भी 21वीं सदी की चाहिए. मैन्युफैक्चरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड क्वालिटी भी, टेक्नोलॉजी भी 21वीं सदी की चाहिए. तो उसके लिए पहले हमें अपने आप को री इन्वेंट करना पड़ेगा. सेकेंड, बिजनेस करने के नए तरीके सीखो. पुराने तरीके हमें आत्मनिर्भर नहीं बना सकते, पुरानी सोच नहीं बना सकती. टेक्नोलॉजी के बारे में सीखो और उसका फुलेस्ट एडवांटेज कैसे लिया जा सकता है, इसके बारे में सोचो. यह बहुत इंपॉर्टेंट होगा भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए, क्योंकि टेक्नोलॉजी में R&D आता है. टेक्नोलॉजी में फॉरेन इंपोर्ट को रोकने का एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है. लर्न ग्लोबल मैनेजमेंट सिस्टम. हमारे यहां बहुत अच्छी क्वालिटी बनाने वाले लोग हैं, अच्छे रेट में माल भी देते हैं, लेकिन इनकी प्रोडक्शन मैनेजमेंट सिस्टम लीन नहीं है. वेस्टेज इतना ज्यादा है कि ये चाहकर भी प्राइस में कॉम्पीट नहीं कर पाते, या मार्केटिंग में इन्वेस्ट नहीं कर पाते. प्राइस में कॉम्पीट करते तो मार्केटिंग का पैसा काट के, R&D का पैसा काट के. सो R&D में भी पैसा डालना है, मार्केटिंग में भी डालना है, कस्टमर को सस्ता भी देना है, अच्छी क्वालिटी भी देनी है, और फिर भी प्रॉफिट कमाना है. तो फिर इसके लिए तो एक एक्सीलेंट लेवल का मैनेजमेंट सिस्टम चाहिए, क्वालिटी कंट्रोल चाहिए, लीन पे काम करना है. और लीन के लिए भी, लीन मैनेजमेंट इंप्लीमेंट करने के लिए, लीन मैन्युफैक्चरिंग इंप्लीमेंट करने के लिए भी सरकार इतनी सब्सिडीज देती है. बट एज एन एंटरप्रेन्योर, क्या हम इन सब चीजों से अवेयर हैं? क्या सच में हम सरकार के विजन को समझते हैं? इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. लर्न अबाउट ग्लोबल चेंजेस इन न्यू एज बिजनेस मॉडल्स. आज मैरियट को अगर 1000 रूम बनाना है तो उसको जगह खरीद के बिल्डिंग बनानी पड़ेगी, लेकिन एयरबीएनबी को अगर 10,000 रूम, वो रोज के 10,000 रूम ऐड कर रहा है ना. बिजनेस मॉडल ही बदल गया है, दोनों ही हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में. तो एयरबीएनबी इंडिया से क्यों नहीं है? एयरबीएनबी बाहर से क्यों है? ऐसे बिजनेस मॉडल्स बाहर से क्यों आते हैं, इंडिया से क्यों नहीं है? सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम अब इंडस्ट्री 4.0 टेक्नोलॉजीज को समझे. इस पर भी प्रधानमंत्री जी की बहुत एक्सीलेंट स्पीच है, आप जाके सर्च करना वेब पर. इंडस्ट्री 4.0 सेंटर जो हमने खड़ा किया था, डिसरप्टिव टेक्नोलॉजीज के बारे में जो बातें हुई, और उसमें भी जो विजन चल रहा है ग्लोबल लेवल पे, और इंडिया को कैपेबल बनाने को जिस पे काम हो रहा है, सारी चीजें समझने की जरूरत है. रिसोर्सेज अवेलेबल है, हम में पोटेंशियल है, इंडियन मार्केट में पोटेंशियल है, हमारी कैपेबिलिटीज है, हम खुद को नहीं जानते हैं. एंड आई ऑलवेज से अबाउट इंडिया, इतनी वीकनेसेस को डिस्कस करने के बाद भी मैं एक चीज कहूंगा कि शेर को नहीं पता कि उसकी ताकत क्या है. ये आप हिरन से जाके पूछो तो वो बताएगा कि शेर क्या होता है. वैसे भारत शेर है, लेकिन शेर को खुद नहीं पता कि वो क्या है, बाहर वालों को पता है. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम खुद को समझे और अपनी ताकत के हिसाब से जिए, अपनी ताकत के हिसाब से काम करें, और दुनिया को दिखा दे
कि भारत क्या चीज़ है। आत्मनिर्भर भारत जब बनेगा तो ये वर्ल्ड इकोनॉमी पे एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल सेट करेगा और एक डोमिनेटिंग सुपर पावर बनेगा। सो दिस इज व्हाट आई वांटेड टू शेयर। आत्मनिर्भरता का ये मतलब होता है मेरे लिए, और यही चीज़ मुझे आज आपके साथ शेयर करनी थी। आई होप कि आपको जो कुछ थॉट मैंने शेयर किए हैं, इफ़ यू लाइक इट, प्लीज़ अप्रिशिएट, शेयर योर कमेंट्स एंड फीडबैक्स। इफ़ यू हैव सम क्वेश्चंस, आप अपने क्वेश्चंस फेसबुक पर आप पोस्ट कीजिए। आई विल ट्राई टू रिप्लाई टू ईच वन ऑफ देम, और अगर कुछ को नहीं कर पाए तो शायद कॉमन क्वेश्चन होगा तो उस पर एक वीडियो बना के आई शेयर दी कॉमन आंसर्स, common responses to all. And if you have liked this topic, a humble request, please share this to as many people as you can. Thank you.